नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम 2025 के सिलेबस को देखते हुए साइंस के महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जी हाँ, पीवाईक्यू है। आज के वीडियो में हम पीवाईक्यू कराएंगे। प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण रिपीटेड जो क्वेश्चन साइंस में जो बार बार पूछे जाते हैं रेलवे के द्वारा, ऐसे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रश्न आज के वीडियो में हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं आपको कि मेरे साथ साथ आपको भी प्रैक्टिस करते चलना है, देखते चलना है कि कितने आंसर आप सही कर पाते हैं। बात करते हैं पहले, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन। आज ही के दिन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का देहांत हुआ था। ठीक है, तो सापेक्षता का सिद्धांत इक्वल टू MC स्क्वायर, ये सब क्या है, ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। सापेक्षता का सिद्धांत दो है और अलग अलग वर्षों में इन्होंने दिया था। एक 1905 में इन्होंने दिया था जिसे विशेष सापेक्षता कहते हैं, और एक 1915 में आया था जिसको सामान्य सापेक्षता कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के कितने सिद्धांत दिए, तो दो सिद्धांत दिए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, ज्यादा नहीं जो है। देखिए, विशेष सापेक्षता या विशिष्ट सापेक्षता जो सिद्धांत है, ये गति, द्रव्यमान और समय और स्थान आपस में कैसे जुड़े हुए हैं उसके बारे में बताता है। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत जो है गुरुत्वाकर्षण को स्पेस टाइम की वक्रता के रूप में देखता है। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को, जैसा कि पहले आपको ऊपर बताया हमने, अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है सापेक्षता के सिद्धांत और विशेष रूप से द्रव्यमान ऊर्जा जो समीकरण उनका है E इक्वल टू MC स्क्वायर, उसके लिए जाना जाता है। 1921 में आपको फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। यूरिया NH2CO NH2। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है, NH2CO NH2। इसको क्या कहते हैं, कार्बामाइड भी कहा जाता है। यूरिया क्या है, कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, अच्छा, शरीर से संबंध अगर इसका जोड़ा जाए, मनुष्य शरीर से संबंध इसका जोड़ा जाए तो यूरिया कहाँ बनता है शरीर में हमारे, ये लीवर में बनता है। ये एक नाइट्रोजनी यौगिक है, लीवर में बनता है, और ये यौगिक प्रोटीन चयापचय का अंतिम उत्पाद है। ठीक है मेरे भाई, तो जो की फैक्ट आपको बता रहा हूँ, की पॉइंट आपको बता रहा हूँ ना, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये ऐसे ही की पॉइंट यहाँ नहीं लिए गए हैं, इनके आधार पर क्वेश्चन बना हुआ है, तो छांट छांट के उस चीज को लिया गया है। सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र। मैक्सिमम लोगों की तो सर्पदंश से क्या होता है, हार्ट अटैक से ही मौत हो जाती है, डर के मारे। हार्ट अटैक होता नहीं है सर्पदंश, सांप के काटने से हार्ट अटैक होता नहीं, क्या होता है, डर के मारे हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन सांप के काटने में हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात तो सोना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, तो सर्पदंश से शरीर का सबसे मतलब कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्यों प्रभावित होता है, क्योंकि सांप का जो विष होता है ना, उसमें जो है न्यूरोटॉक्सिक होता है, तो न्यूरोटॉक्सिक जो है तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न है कि किस वजह से स्त्रियों और बच्चों की आवाज मोटी नहीं होती है। इसका जो राइट आंसर है वो है हाई फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है, उच्च आवृत्ति। ठीक है, देखिए, तारत्व आवाज की पिच को निर्धारित करता है। पिच मतलब टोन, तारत्व मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है ये आवाज की पिच को निर्धारित करता है, टोन को निर्धारित करता है। अधिक तारत्व के साथ आवाज पतली होती है, जबकि कम तारत्व के साथ आवाज मोटी होती है। अगला प्रश्न है कि रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है। मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन लगा रहे हैं ना। हाँ मेरे भाई, प्रैक्टिस करते चलिए, अंतिम समय है। ठीक है, समय को गंवाइए नहीं, देखते चलिए। अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हो, आंसर आपको पता हो, तो वीडियो को क्या करते जाइए, उसको स्किप करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है, सेरीकल्चर। बहुत हार्ड क्वेश्चन आपको ध्यान में लिया हुआ है, और बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, हाँ, न्यूमेरिकल जो कुछ आते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस के ऊपर जो न्यूमेरिकल आ जाते हैं वो थोड़ा हार्ड हो सकते हैं, बाकी न्यूमेरिकल भी हार्ड नहीं आता है। ठीक है, हाई स्कूल लेवल का आपका जो कोर्स है उसको आपको ध्यान में रखना है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है,
क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रेशम के कीड़ों का पालन है किस पौधे की पत्तियों पर किया जाता है, तो शहतूत, ये आपको ध्यान में रखना है। शहतूत का फल आपने खाया है कि नहीं? शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीटों का पालन किया जाता है, ठीक है। कभी कोई ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अवस्था में रेशम के कीट से किस अवस्था में, उसकी किस अवस्था में हमें जो है वाणिज्यिक तंतु प्राप्त होते हैं, रेशम का धागा प्राप्त होता है, तो प्यूपा अवस्था, ये आपको ध्यान में रखना है। रेशम के कीट की जो प्यूपा अवस्था होती है उस अवस्था में हमें वाणिज्यिक तंतु का प्राप्त होता है, उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी तरंगे निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं? प्रकाश तरंगे, धुन तरंगे, रेडियो तरंगे, उपरोक्त सभी। ध्वनि तरंगे, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। साउंड वेव्स जो होती हैं, ध्वनि तरंगे जो होती हैं, ये निर्वात से नहीं गुजर सकती। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगे होती हैं, और यांत्रिक तरंगों को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि ठोस, मतलब एयर हो, वाटर हो या सॉलिड हो, कोई भी एक माध्यम के लिए जरूरी है। और निर्वात एक ऐसा स्थान होता है जिसमें कोई माध्यम नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक किसानों का मित्र है? चूहा, सर्प, केचुआ, तितली। चूहा तो भैया हो ही नहीं सकता, हाँ, पूरी फसल बर्बाद कर देता है। केचुआ, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। केचुआ क्या है? केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। इसे प्राकृतिक हलवाहा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि केचुआ जो है ना, एक मिट्टी को खाता है, तो मिट्टी को उलट पलट के क्या बना देता है? पोला बना देता है। पोला मतलब उसमें जगह बना देता है, ठीक है, छिद्र बना देता है, जिससे मिट्टी में हवा का संचार होता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों के लिए पोषक तत्व मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है मेरे भाई? 7 है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये 7 कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, थर्मोडायनामिक तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। बात यही कंप्लीट नहीं होती है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किग्रा, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर, और तापमान का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ये आपको ध्यान में रखना है, बार बार ये पूछा जाता है। इसमें अलग अलग भी पूछा जाता है मेरे भाई, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? ठीक है, अब यहाँ पे मीटर किलोमीटर दोनों दिया हुआ है, तो मतलब एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10⁻15, ये ध्यान रखना है। क्या होता है? मीटर होता है, और ये तो है ही नहीं यहाँ पर ऑप्शन में। क्या होगा? 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश जो है ना, एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, तो 3 लाख किलोमीटर। निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित है? मलेरिया, तपेदिक, चिकन पॉक्स या फाइलेरिया। इसका जो राइट आंसर है वो है चिकन पॉक्स। जी हाँ, चिकन पॉक्स क्या है? ये वायरस जनित बीमारी है, ठीक है। देखिए, जुकाम, खांसी, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार या एड्स, ये सब क्या है? ये सब वायरस जनित बीमारियां हैं, ठीक है। बैक्टीरिया से बीमारियां होने वाली कुछ बीमारियां जो प्रमुख पूछी जाती हैं, जैसे टिटनेस है, प्लेग है, सिंड्रोम है, मतलब विषाक्त आघात सिंड्रोम जिसको टॉक्सिक बोला जाता है, निमोनिया है, टाइफाइड है, यक्ष्मा है, डिप्थीरिया है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि कपास के किस भाग से रेशा निकलता है? जड़, तना, पत्ती या बीज। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है, डी, ठीक है। वैसे सही बात क्या है? इसका फल, कपास का जो फल होता है ना, वहां से हमें रेशा मिलता है, लेकिन कपास के फल के अंदर ही क्या होते हैं? बीज पाए जाते हैं, उन्हीं बीजों पर रेशे चिपके होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन पे ध्यान देना है, ऑप्शन कैसे दिया हुआ है। देखिए, कपास के पौधे के जो फल होते हैं ना, इसको बाल्स कहा जाता है, उसी से रेशा निकलता है। इन बाल्स के अंदर बीज के चारों ओर रेशे होते हैं, जिन्हें कपास का रेशा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्टिकल फाइबर किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है कांच का बना होता है। कहीं कहीं प्लास्टिक भी होता है, लेकिन ऑप्टिकल देखिए, नाम ही से ध्यान रखिए, ऑप्टिकल ऑप्टिकल लिखा हुआ है ना, तो कांच से बना होता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर
तीन घटकों से बना होता है, ठीक है, मतलब तीन लेयर होती हैं इसमें, कोर, क्लैडिंग और बफर। तो कोर जो होता है ना, ये केंद्रीय भाग होता है, केबल का केंद्रीय भाग होता है जिसके माध्यम से प्रकाश यात्रा करता है। ये कांच या प्लास्टिक का बना होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे झूठा सोना कहा जाता है, ठीक है। आयरन सल्फाइड, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है, आयरन सल्फाइड। फार्मूला क्या होता है आयरन सल्फाइड का, Fe2, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे झूठा सोना, मूर्खों का सोना, पायराइट, ठीक है, या आयरन सल्फाइड जो भी कह लीजिए कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, Fe2, क्योंकि इसकी जो चमक होती है सोने के जैसी होती है, इसलिए इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है। मानव रक्त का जो पीएच होता है वो है 7.4। हाइड्रोजन ऑफ पावर कितना होता है, 7.4। 7.4 से एक चीज हमें बताइए कि मानव रक्त क्या कैसा होता है, क्षारीय होता है या अम्लीय होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। मानव रक्त क्या होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है। अच्छा, यहाँ से एक चीज कंफ्यूज नहीं होना है आपको, 7.35 से 7.45 के बीच में आपको ऑप्शन मिलेंगे, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है। डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है, केवल कैल्शियम ही नहीं मैग्नीशियम का भी अयस्क है। जी हाँ, डोलोमाइट में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों पाया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, CaMgCO3 ट्वाइस, ठीक है। इस तरह से डोलोमाइट मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का अयस्क है, ठीक है। यह एक प्रकार का चूना पत्थर है जिसमें डोलोमाइट खनिज की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन प्रति किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है, ठीक है। न्यूटन प्रति किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है, त्वरण का मात्रक है। क्यों, क्यों का जवाब इसी में छुपा हुआ है। पहले हमें आप बताइए कि न्यूटन किसका मात्रक है। न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है और द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, इस तरह से बना न्यूटन प्रति किग्रा, ठीक है। न्यूटन प्रति किग्रा जो बना ये क्या दर्शाता है, ये प्रति किलोग्राम पर लगने वाले बल को दर्शाता है, जो कि त्वरण की क्या है, परिभाषा है, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है HgS, क्या HgS, मतलब Hg मतलब पारा, पारा सल्फाइड, पारा सल्फाइड, जी हाँ, मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरी सल्फाइड, जिसे सिनेबार भी कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला लाल रंग का खनिज है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत धारा को नापता है। ओम मीटर, एमीटर, वोल्टामीटर या ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है, ए मीटर। एमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को नापता है। यह एक विद्युत उपकरण है जो किसी परिपथ में बहने वाले विद्युत धारा का मापन करता है। गैल्वेनोमीटर क्या है, यह भी एक विद्युत उपकरण है लेकिन यह छोटी विद्युत धाराओं का पता लगाने और मापने के लिए उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर, यह एक विद्युत उपकरण है जो दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर मतलब वोल्टेज को नापता है। ओम मीटर, यह एक विद्युत उपकरण है जो किसी प्रतिरोधक के प्रतिरोध को नापता है, मतलब रजिस्टर के रेजिस्टेंस को नापता है ओम मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, ओम, ध्यान रखना है आपको। हाँ, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर ए, एक सिंगल सेल, एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। यह एक कोशिकीय जीव है जिसका मतलब है इसका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है, जी हाँ, जे थॉमसन। कब किया था, 1897 में कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन करते हुए इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इनकी इस खोज के लिए इन्हें 1906 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे कसीस का तेल भी कहते हैं। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, जी हाँ, H2SO4, H2SO4, जिसको कि ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है, अम्ल राज भी कहा जाता है, ठीक है। यह एक प्रबल अम्ल है जो रंगहीन, गंधहीन और तेल जैसा भारी तरल पदार्थ है। ऐतिहासिक रूप से इसे आयला विट्रियोल भी कहा जाता है क्योंकि इसे हरी कसीस मतलब कॉपर सल्फेट से प्राप्त किया जाता है। इसका रासायनिक रूप क्या है, H2SO4, अम्लराज आपको बता ही दिया हमने, ठीक है, मतलब किंग ऑफ केमिकल। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन ध्यान रखिएगा, बी और सी, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ए, डी, ई, के। ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज, मधुमेह? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है, इंसुलिन। ठीक है। हाँ, इंसुलिन कहाँ पैदा होता है? अग्नाशय में। इंसुलिन अग्नाशय में बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करता है, जिससे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है मेरे भाई। आज का अंतिम प्रश्न है कि हीमोफीलिया बीमारी में क्या होता है? हीमोफीलिया बीमारी में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है, मतलब क्लोटिंग नहीं होता है। क्लोटिंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये हीमोफीलिया जो है क्या है? ये आनुवांशिक बीमारी है जो कि खून में थ्रोम्बोप्लास्टिन या क्लोटिंग फैक्टर की कमी हुई वजह से होता है। खून का थक्का क्यों नहीं बनता? क्योंकि ब्लड में थ्रोम्बोप्लास्टिन या क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हीमोफीलिया क्या है? एक आनुवंशिक बीमारी है। ठीक है मेरे भाई। हीमोफीलिया से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको हल्की सी भी खरोच अगर लग जाती है तो क्या होता है? खून निकल आता है, खून रुकता नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की हड्डियों के जोड़ों में हमेशा दर्द बना रहता है। ठीक है। कल 17 आज 18 तारीख है ना, आज 18 अप्रैल है, कल 17 अप्रैल था। कल क्या था? कल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे था। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक कैनबेल के जन्मदिन 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। ठीक है मेरे भाई। चलिए, इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो मेरे भाई, प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।